नमस्कार। मैं स्वर्ण ज्योति पौंडीचेरी से। मैं आज आपको साहित्य सरोज पत्रिका के द्वारा आयोजित कार्यक्रम गोपाल राम गहमरी की कलम से में गहमर गौरव पुस्तक से गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखित कहानी भयंकर डाकू से मुठभेड़ सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं भयंकर डाकू से मुठभेड़। मेरे पिता तो मुझे 6 महीने का छोड़कर ही चले गए थे। यह बात सन 1866 की है। माताजी ने ही मुझे किसी तरह दुख सुख में पाला और पढ़ाया भी। यह सदा देखने में आता है कि स्कूल और कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है उससे डिग्रियां तो हासिल हो जाती हैं, परंतु उसमें जो पारंगत होकर निकलते हैं उनके मन में नौकरी की चाट इतनी बढ़ जाती है कि स्वतंत्र धंधा करके जीवन बिताने की उनमें लगन नहीं होती है। इसको शिक्षा का दोष कहें या शिक्षा पद्धति का रोग, इसका निर्णय हमारी समझ से परे है, लेकिन नौकरी से सदा मुझे विराग ही रहा। यूं किसी परिस्थिति में पढ़कर लाचारी से कुछ दिन नौकरी करके मुझे भी जीवन यापन करना पड़ा था और उसी के अनुमान से सदा उतना समय मुझे नरक निवास के समान ही प्रतीत होता था। मेरी माताजी की लालसा थी कि मैं डिग्री लेकर डिप्टी कलेक्टर पास करूं, कुर्सी पर बैठूं, अपराधियों के दंड मुंड का कर्ता बनूं। लेकिन उस न्यायासन के पराधीन अधिकारियों का सुख देखकर सुनकर मैं समझ चुका था। एक ओर जिलाधीश का हल और दूसरी ओर जिला जज का मूसल। डिप्टी साहब के सर पर शनिचर होकर किस रूप से रोष भरी आंखों से घूरता रहता था और दोनों के चाप में पड़े ये नीम अधिकारी देवता किस संकट में संसार चलाते रहते, यह सब मैं अपने एक सच्चे मित्र डिप्टी कलेक्टर की मर्म भरी बातों से समझ चुका था। बीएल या एलएलबी करके मुंसिफी मिल सकती थी, लेकिन उस ओर भी मेरा रुझान कम ही था। ऊपर से तुर्रा यह कि अनेक मुंसिफ महाशयों के शरीर मोटे होने पर भी भीतर ही भीतर मूत्रातिसार के धुन से निस्सार होते और अंत में श्मशान पहुंचते देखकर मन में श्रद्धा छूमंतर हो चुकी थी। वकालत की ओर जो विकार उपजा था, आंख का काटा होना पसंद नहीं करता था, क्योंकि अनेक वकील रत्नों की मानवीय मनोवृत्ति और उनकी बड़ाई की बातों को मैं जानता था। वकीलों में मान्य सर्वश्री मनमोहन घोष और श्रद्धेय रास बिहारी घोष की न्याय बुद्धि और आदरणीय मनोवृत्ति मैं सुन चुका था। अतएव माताजी का आग्रह अनुरोध सब कुछ टालकर मैंने खद्दर प्रचार करके उदर भरण करने की ठानी। मैंने देखकर अनुभव कर लिया था कि मद्रासी कपड़ों के कारखाने बड़े सुंदर, टिकाऊ और सस्ते होते हैं। वहीं जाकर उसे लाने का निश्चय किया और इधर उसको चलाने की इच्छा से बंबई मेल पर मुगल सराय से मुंबई पुरी के लिए प्रस्थान किया। मन में यही विचार था कि बंबई से मद्रास जाएंगे और वहां बढ़िया चलनसार खद्दर मिलेगा, वहां से लाकर यहाँ रोजगार चलाएंगे। 7,000 रुपया भी मैंने जुटाकर जमा कर लिया था। जबलपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। मेरा टिकट तीसरे दर्जे का था। उस दिन बंबई मेल इंटर क्लास की एक बोगी मुगल सराय में तीसरे दर्जे के रूप में परिवर्तित कर दी गई थी। उसी में मेरे परिचित हेड टिकट कलेक्टर एसटी जोशी ने मुझे बैठा दिया था। जबलपुर में उस बोगी से सब यात्री उतार दिए गए। तीसरे दर्जे में जगह मिल गई। उसमें जब जाकर बैठा तो देखा उसमें दो ही आदमी सवार थे और दोनों मराठे थे। एक की बड़ी पगड़ी देखी तो बेंच पर माथा घुटा हुआ था, लंबी घेर की चुटिया गावदू होकर फरफरा रही थी, ललाट पर चंदन लगा था। दूसरे के देह पर लंबा कोट और आंखों में
नीला चश्मा लगाए हुए था और उसी चश्मे के आड़ से उसने मेरी ओर देखा। चश्मे के चारों ओर का सुनहला फ्रेम रोशनी में जगमगा उठा। देवता साहब पोशाक में अंग्रेजी अखबार लिए थे। मुंह में लंबा चुरुट, काला चुरुट था। दोनों सज्जन मेरी ही उम्र के थे। इस देश में किसी का साथ होते ही पूछने लगते हैं कहाँ मकान है, क्या काम है, कहाँ जाना होगा। फिर नाम और मकान जानने की लालसा होती है। लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग ये सब पूछना पसंद नहीं करते हैं। सब लोग इसे असभ्यता कहने लगते हैं। अगर उनसे कहीं पिता का नाम या जात पात का नाम पूछ लिया तो जलते तेल में बैंगन हो जाते हैं। विलायत में जहाँ मकान और बाप का दोनों का नाम गधे के सींग के समान है, उनके लिए यह सब पूछना असभ्यता या जो कुछ भी अपराध माना जाए। यहाँ इस देश में यह सब परिचय, परस्पर व्यवहार और मैत्री का कारण होता है। मैं इसी सोच विचार में चुप रहा कि ये लोग दूसरे हाथे के रहने वाले हैं, क्या जाने कैसा मनोभाव होगा। चुपचाप अपने बैग से टिका शुभचिंतक पढ़ता रहा। कुछ देर बाद वह सहाबी पोशाक वाले अपना अखबार हाथ में लिए मेरे पास आए और बोले, आप तब तक मेरा अखबार पढ़िए, मैं आपका पढ़ लूं। मैंने कहा, अच्छी बात है, लीजिए पढ़िए, पर यह तो हिंदी में है। उन्होंने कहा, हम लोग अब हिंदी सीख गए हैं। अपनी जगह जाकर वह मेरा शुभचिंतक पढ़ने लगे। मैंने उनका टाइम्स ऑफ इंडिया हाथ में लिया और ज्यों ही देखा खोल के तो उसमें पेंसिल से लिखा हुआ था, मैं बॉम्बे का डिटेक्टिव जासूस हूँ। ये जो सामने मराठा बैठा हुआ है, इसका नाम ढोंडू खांडे है। ये प्रसिद्ध डाकू बहराम का दाहिना हाथ है। इसकी गिरफ्तारी का वारंट मेरे पास है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मैं इसको बीच में ही गिरफ्तार कर लेना चाहता हूँ। इस काम में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। खांडवा के रिफ्रेशमेंट रूम में आपसे बातें होंगी। अखबार में ढोंडू खांडे की डकैतियों का हाल मैं पढ़ चुका था। बंबई के मशहूर जौहरी पोखरमल तालाबदास की दुकान से 1.5 लाख का हीरा हाथ मार कर भाग गया था वो। उस और भी कई संगीन डाके डालकर वह मशहूर हो चुका था। मुझे मन में अपने माल के लिए भी चिंता होने लगी। इस रात को ऐसे भयंकर आदमी के साथ गाड़ी में बैठे हैं। अखबार पढ़ने का भी अब मन नहीं रहा मेरा। कई बार ढोंडू की ओर मैंने देखा, फिर मन ही मन मैंने कहा, महीनों से जो पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, ये पुलिस के आंखों में धूल डालकर यहाँ यात्रा कर रहा है और इसके पीछे इसी गाड़ी में इसका जासूस एक पीछा कर रहा है, लेकिन इसको कुछ पता नहीं। इसके चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें भी नहीं, छाया भी नहीं। ये जासूस भी बड़े विकट जीव होते हैं। सामने आसामी को पाकर भी इतनी ढील दे देते हैं कि उसको कुछ भी खटका नहीं होता। जब अपराधी के पाप की नाव पूरी लद जाती है, तब जासूस अच्छी तरह से उसके गुनाहगार होने की तसल्ली भी कर लेता है, तब गड़ाप से पकड़ लेता है और हथकड़ी डाल देता है। इस ढोंडू खांडे के लिए बंबई हाथे में हलचल मची है। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके लिए पुलिस पर कड़ी टिप्पणी निकली। उसके गिरफ्तारी न होने से पुलिस को निकम्मा भी कहा गया। अब गाड़ी खंडवा पहुंची। उतरकर मैं रिफ्रेशमेंट रूम में गया। उन दिनों गाड़ी में डाइनिंग कार नहीं रहा करती थी। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़कर जेब में रखा और जासूस की राह देखने लगा। ना जाने वो किस तरह की मदद मुझसे मांगेंगे। इतने में जासूस भी वहां आ गए। धीरे से उन्होंने कहा, देखना मिस्टर, खूब खबरदारी से रहना, जरा भी उस आदमी को खटका ना होने पाए। ऐसी कोई बात या व्यवहार भूल कर भी ना होवे जिससे उसको संदेह हो जाए। भुसावल में इसका एक साथी और आने वाला है।
उसको इसने जबलपुर से टेलीग्राम भेजा है। इसका सब पता हमें तार घर से मिल चुका है। मैंने पूछा, तो इस समय हमको क्या करना होगा? आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? तो जासूस ने कहा, करना यही है कि इसकी मदद में किसी के आने से पहले ही मुझे इसे पकड़ना है। चलती गाड़ी में भुसावल से पहले ही मैं इसे पकड़ूंगा। इसके बाद भुसावल में इसके साथी को भी गिरफ्तार कर लूंगा। यह अब अभी मुझे नहीं मालूम कि माल किसके पास है, इसके पास है या इसके साथी के पास है। मुझे उसी माल की चिंता है। वह 1.5 लाख का हीरा पोखरमल की दुकान के साथ लेकर भागा है। मैंने कहा, लेकिन गाड़ी में कोई और सवार हो जाएगा तब? बीच में ही बात काटकर जासूस ने कहा, नहीं, मैं सब प्रबंध कर लेता हूँ। इसमें अब कोई सवार नहीं होगा। मैं चमड़े का एक स्ट्राप खरीद लेता हूँ, बांधने का काम देगा। आदमी ताकतवर है। आपकी मदद के बिना मैं सफल नहीं हो सकूंगा। इशारा पाते ही आप भिड़ जाना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जरूर जरूर। पर मन में कहा, मामला बड़ा गूढ़ होता चला जा रहा है। यह तो खासा उपन्यास हो जाएगा। अभी अपूर्ण है, आगे बाकी है क्रमशः। यह क्षत्रिय मित्र से साभार। धन्यवाद। नमस्कार।